गुड इवनिंग सर। Yes, sir. सो द वीडियो हैज़ बीन रिकॉर्डेड। सो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, बट कई बार होता पता नहीं चलता, बट अभी याद है। सो स्टार्ट करते हैं हम। Sorry. तो कुछ साथी इसमें हो सकता है आज नए भी जुड़े हों, जो कुछ लोग अभी जल्दी में जुड़े हैं, कुछ तो साथी पुराने, मतलब काफ़ी पुराने ही हैं। तो जो नए साथी हैं अभी, तो मैंने अभी मैसेज भी किया है कि टेलीग्राम पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ऐसे कौन से साथी इनको टेलीग्राम पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। और टेलीग्राम पे ही ऐड नहीं हुए हों, सभी मतलब ऐड हो गए हैं इसका मतलब। तो अगर ऐड नहीं हुए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पर्सनल कि हम नहीं ऐड हुए। वैसे तो सभी मोस्टली ऐड करा ही दिए गए हैं, फिर भी एक आध कई बार क्योंकि ज़्यादा बच्चे आते हैं तो मिस भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास ही लेते हैं या बाद में लेते हैं, या नोट्स के लिए बहुत सारे आते हैं। तो प्लीज़ ये बता दीजिएगा। सो आज गेर का वगैरह भी नहीं है, गेर का नहीं है क्या आज? आज गेर का भी नहीं दिखाई दे रही, शायद बाद में आएगी। एनीवे, तो मैं स्टार्ट करूँ फिर? यस सर, यस सर। ठीक है। आज पुराने बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, सारे नहीं हैं, काफ़ी नए हैं और पुराने दो चार हैं। तो जो पुराने बच्चे हैं वो प्लीज़ उसको, जो हमारा प्रोसेस होता है उसको फॉलो कराएं, और जो भी प्रोसेस मैं उसको बोलूँ तो उसमें प्लीज़ कोऑपरेट करें और सपोर्ट करें कि जो भी मैं कहता हूँ, क्योंकि नए साथी के साथ बोलने में हिचकिचाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं जनरल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा। मुझे पहले बताइए, आप लोगों ने अभी तक मतलब जो पुराने साथी हैं, जो नए हैं उनको तो मैं नहीं कह रहा, पुराने साथियों ने अगर पढ़ा है तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछूं या सीधा पढ़ाना शुरू कर दूं, आप बता दीजिए। ख़ास तौर से अर्चना जी, मैं नाम ले लूं क्या सभी का, जो पुराने में उन्हीं के कह रहा हूँ। एक Phone सेकंड। start. So, शायद किसी ने कुछ हिसार, ये कौन है? अर्चना, हाँ बोलिए। सर मेरा ना ये डाउट था, जैसे एडमिन स्पेंसर का मैंने क्वेश्चंस करे लॉन्ग क्वेश्चंस, तो उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से आंसर दे रखा है। लेकिन जो MEG 1 का ब्लॉक 1 है, जिसमें चौसर और उसकी ये कैंटरबरी टेल के बारे में पूरा दे रखा है, तो उसमें ना हर एक आंसर में ना लाइंस रिपीटेटिव हो रही है, अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका वही है। मैं अभी बात करेंगे इस बारे में ना, जी। अभी इस बारे में बात करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, हम क्योंकि रिवीजन करते हैं, ठीक है। और जो भी पुराने साथी होंगे वो अपनी बात रखेंगे और नए साथी समझेंगे, ठीक है। रिवीजन का मतलब मैं आपका, जिनको आता है वो अपने लेवल पर देख लें, क्योंकि मैं अगर पूछूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं क्योंकि आपका रिकैप कर देता हूँ रिवीजन, ताकि जो नए साथी हैं उनको पता चल सर जाए क्विक पढ़ना। रिवीजन हाँ इज बोलिए बेटर। लवली। तो क्विक रिवीजन करवा दीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे हम जल्दी से आ पाए। हाँ, तो मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ कि मतलब मैं जल्दी जल्दी आपको करा दूंगा। तो आपको बस वो जो नए साथी हैं उनको फटाफट पढ़ना क्या है उनको ये पता चल जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे साथियों ने पढ़ रखा है तो उन्हें कोई भी डाउट होगा कि इसमें क्या कन्फ्यूज़न है क्या नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो कहाँ से करें, लॉन्ग क्वेश्चन से करें? मैं RTC से शुरू करूँगा, ठीक है। सर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करूँ? यस सर। और कोई, या RTC बताइए, फाइनल करके बताइए फटाफट फिर वन। सर आरटीसी, RTC आरटीसी करा सर। दीजिए पहले। किससे? RTC। आरटीसी से, RTC में फटाफट आरटीसी। करा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें डिस्कस करेंगे तो बड़े ज़्यादा हो जाएगा। तो जी सर। सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। दिस इज अ ब्लॉक फर्स्ट, जॉफरी चौसर्स RTC फ्रॉम दिसंबर 2022 से लेकर 2017-18 तक, ठीक है। आई थिंक 18 होगा जहाँ तक ये है ना। और इसमें जो करने का तरीका है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं या बहुत सारे बुक्स हैं या बहुत सारे जो भी तरीका है सबका, सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई इसका कोई डिफाइन, वेल डिफाइन ज़्यादातर नहीं है, बहुत से इसको, एक सेकंड कोई आ गया, इसका कोई बहुत वेल डिफाइन नहीं है कि भाई इसका तरीका यही है, बिल्कुल वेल डिफाइन नहीं है। पर काफ़ी ज़्यादातर 95 तक हम इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसके अंदर भी प्रोसेस क्या है, रेफरेंस, अबाउट ऑथर, ये मैं भी बता दूंगा जो मैंने फॉलो किया हुआ है। इसके अंदर भी दो तरह से लोग होते हैं, एक तो जो इनको रेफरेंस, अबाउट ऑथर, इनको पर्टिकुलर हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो इनको पर्टिकुलरली इनके जैसे कि क्रिटिकल कमेंट्स हैं या इनको एक्सप्लेनेशन को हेडिंग बनाते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स या टीचर्स भी होते हैं जो इनको हेडिंग ना बना के सीधा ऐसे टाइप में लिख देते हैं, मतलब कोई हेडिंग नहीं, सीधा जो हम लिख रहे हैं वो इन्हीं को लिखेंगे, लेकिन वो सीधा सीधा कोई अबाउट ऑथर नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है।
लेकिन वो बड़े लोग हैं, प्रोफेसर वगैरह हैं, तो हमारा उतना सॉलिड इतना हिसाब किताब नहीं होता। हम डरते हैं कि कहीं हमारी गलती ना हो जाए। स्टूडेंट लेवल पे जब हम राइटिंग करते हैं, हम जब हेडिंग डालते हैं तो हमारे पेजेस बढ़ते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और मैं इसको ही रिकमेंड करता हूँ। और इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले हैं हमको, मुझे खुद अच्छे मार्क्स मिले जब भी मिले, जब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं हुआ करती थी एज ए स्टूडेंट, और मैंने ये पैटर्न्स को अप्लाई किया। बाद में मैंने बताया साथियों को, तो यूट्यूब पर बहुत सारे साथियों ने अप्लाई किया, दे गॉट अ वेरी गुड मार्क्स एज वेल। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ऐसे टाइप में मैंने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया, तो मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर तो यह कि भाई जो आपको इसमें हेडिंग्स में ही आपको लिखना है। रेफरेंस के अंदर फटाफट बोला हूँ। रेफरेंस का मतलब ये है कि भाई कौन सा राइटर है और कहाँ से ली गई है, अबाउट ऑथर के बारे में, और जो कि कॉन्टेक्स्ट मतलब ये जो लाइन हो रही है मतलब कहाँ से आ गई हैं, क्या चीज़ें आ गई हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में अंदर जो लाइंस दी हुई हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं हम, पोएम को पूरी एक्सप्लेन नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक ये है कि अगर वो समझ में कुछ नहीं आया तो फिर आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको लगाइए, कोई रूल नहीं चलता। जब आपके सामने कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ क्या लिखना है, तो आपको जो समझ में आ रहा मैनेज करके लिखिए, खाली छोड़ना नहीं है। लास्ट में क्रिटिकल कमेंट्स है, वो क्रिटिकल एप्रिशिएशन, पोएम एनालिसिस, ये ज़्यादातर चीज़ें सब एक तरह से हैं। हम लोग क्रिटिकल कमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशन को पहले कर रहे थे, बंद कर दिया। कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस भी क्लिक करता, सारी चीज़ें एक तरह से हैं। हम लोग क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हैं, एक ही बात है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं मोटे मोटे तौर पे। इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये है वो अलग है, हमने छोड़ दिया ये ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पोएम एनालिसिस के अंदर क्या होता है, पोएम को हम एनालाइज करते हैं प्रॉपर समरी के फॉर्म में, इसके अंदर हम टेक्निकल चीज़ों को भी देखते हैं। उसके बाद कंक्लूजन थोड़ा सा हमारे लाइन्स भर देता है, हमारे पेज भर देता है। कंक्लूड हम चाहें तो उन चीज़ों को रिपीट ही कर देते हैं। टू कंक्लूड के अंदर यू कैन राइट योर ओन व्यूज़, नथिंग, इसके अंदर कोई भी इसमें अंदर आपके बाउंडेशन नहीं है, कोई इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लिखना है। यू आर फ्री टू राइट मैनी थिंग्स, मैं कहूँगा एनीथिंग नहीं, मैनी थिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम द टेक्स्ट, कभी ये लिख दें। तो हमने अपनी तरफ से बेहतर लिखने की कोशिश की है। और मैं लास्ट में इसको शुरुआत करने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसके अंदर काफ़ी फ्री हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने 10 लाइन दी हैं आपको इसलिए कि आप लोगों को प्रॉपर वो समझ में आए। अगर आपको 5 लिखनी, वहाँ 5 ही है, 5 कोई भी आप लाइन ले लीजिएगा, वहाँ लिख दीजिएगा जो आपको सही लगे और जो आपको याद करने में आसानी हो। मैं नहीं जानता किसी को काला कलर पसंद है, किसी को येलो कलर पसंद है, मेरे को येलो पसंद है और मैंने येलो रख दिया, आपको उसका ब्लैक पसंद हो। तो मैंने ज़्यादातर अच्छी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। जो कोई नोट्स को मेरे किसी को दे देगा तो उस बच्चे के लिए बड़ी दिक्कत आएगी कि उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा मुझे पढ़ना कैसे। इसलिए क्लासेस का होना बहुत ज़रूरी है। जितना मेरे से हो रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट देने की। शुरुआत यहाँ से करता हूँ, रेफरेंस। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। नए स्टूडेंट्स कोई भी हो, नए जुड़े हों हमसे, पुराने जुड़े हों, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, मैं अभी स्पीड में नहीं बोलूँगा, ये तो मैंने अभी स्पीड में बोला है बस। तो किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। सपना शर्मा जी, आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग ना, प्लीज़ बताइए ना, मतलब क्लास हो रही है, इसमें क्या बात है, इसमें शर्मा की क्या बात है, कोई जानता भी नहीं आपको से एक दूसरे को तो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। हाँ, तो प्लीज़, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को साफ बोलता हूँ, और आज एक बच्चा था जिसको मैंने पूछा कि भाई तुझे समझ में आया, उसने कुछ बोला ही नहीं। मैंने उसको फिर पूछा बच्चों से कि सच में, मैंने कहा ये बोलता नहीं है क्या, मैं भी स्पेशल बच्चा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा सर बोलता तो बहुत है लेकिन टीचर्स के आगे नहीं बोलता। तो मैंने उसको बुलाया तो पता लगा कि किसी टीचर ने उसको पहले कभी सही पिटाई कर दी तो उसका डर बैठा हुआ है। दैन मैंने ट्राई किया जितना भी हो सकता है। सो वो तो छोटे बच्चे हैं, हम लोग मिल के काम करेंगे। कोई टीचर ऐसा नहीं बोलता कि आप बात करो, क्योंकि हमारी कमियां पता चल जाती टीचर्स की, बट मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने बोला जो भी आपको दिक्कत है आप मुझसे शेयर कीजिए, अगर अभी आंसर नहीं होगा मैं आपको बाद में दूंगा, पर आपको मैं घुमाऊंगा नहीं, गलत चीज़ें आपको नहीं दूंगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पहला दिसंबर 2020 में आई है ये वाली आरटीसी, ये वाला स्टेंजा। देखिए मेरे लैंग्वेज को समझिए, ये स्टेंजा आया है। आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये अलग चीज़ है, और ये जो चीज़ है ये है स्टेंजास, लेकिन हम लैंग्वेज में बोलते हैं आरटीसीज, ठीक है। तो किसी को अगर कन्फ्यूजन हो आरटीसीज क्या होती है, यही आरटीसीज होती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट है ये, इसका पूरा रेफरेंस हमें देना है और रेफरेंस में पूरा प्रॉपर देना जो आप देख रहे हैं। जनरली ये स्टेंजा होता है, तो कई बार हम लिखते हुए स्टेंजास भी यूज़ करते हैं, द गिवन स्टेंजा या गिवन लाइन्स। तो इसके अंदर जो कीवर्ड है, ह्यू कोड द नाइट गुड सर नो मोर ऑफ दिस, इसके अंदर जो
जो कीवर्ड मुझे लगा वो नाइट है, नाइट से आप पकड़ पाओगे ये नाइट का, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है। ये जो रेफरेंस क्या है, ये जो पोएम है ये आपकी जो कैंटरबरी टेल के नन प्रिस्टेल प्रोलॉग का लिया गया है। ध्यान रखिएगा कैंटरबरी टेल और नन प्रिस्टेल अलग अलग नहीं है। कैंटरबरी टेल के अंदर नन प्रिस्टेल बाद में ऐड कर दी गई थी, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा ही, क्योंकि ये अलग से ही कर दी गई थी, उसमें प्रोलॉग में नहीं थे, कैंटरबरी टेल के प्रोलॉग में। तो जो ये लाइन है ये नाइट ने बोला है, और ये जो बोला है आप किताब के अंदर भी लिखा हुआ है साफ साफ लेफ्ट वाले पेज में, द कैंटरबरी टेल का जो नन प्रिस्ट टेल है उसका जो प्रोलॉग है उसमें ये लाइन बोली गई है। और बोली क्या गई है उसके अंदर, जो कोई इसके अंदर नाइट टोकता है किसी को, जब वो कुछ बोलने लग जाते हैं तो उनको टोकता है, और वो कहता है कि वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो आप इस बात को ज़्यादा मत बोलें। तो नाइट टेल के बारे में जो बच्चे नहीं जानते उन सबको पता है कि नाइट टेल एक सिंपल चौसर ने लिखी है, और वो कई सारी जो टेल्स हैं उनका एक तरीके से एक मिक्सचर है, खिचड़ी पकी हुई है, सब लोग अलग अलग तरह से टेल्स बताते हैं। लेकिन टेल बताने से पहले सभी जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया है। उसको बोलते हैं जनरल, आपका जनरल क्या बोलते हैं बताइए जरा। प्रोलॉग। एग्जैक्टली जनरल प्रोलॉग मतलब ठीक है प्रस्तावना, जहाँ शुरुआत के अंदर हम चीज़ें देते हैं। तो जनरल प्रोलॉग के अंदर कुछ भी नहीं है। जो नए साथी हैं उनको साफ बताना चाहूँगा कि जनरल प्रोलॉग मतलब एक तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, हाँ भाई रंगा तू आजा, गंगा तू आजा, बुद्धा तू आजा, तू कौन, जी मैं उस घर में रहता हूँ, अच्छा तू उस घर में रहता, तेरा नाम रमेश, तू कौन सा रहता, इस घर में रहता, तेरा नाम ये, अच्छा रमेश ये करता ये करता, लेकिन अब रमेश कहानी सुनाएगा। तो जो प्रोलॉग के अंदर है सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया, कहानी तो कैरेक्टर्स ने बाद में बताई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज करो नाइट है तो नाइट के बारे में बताया गया है फॉर एग्जांपल, फिर नाइट ने कोई कहानी सुनाई है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ज़्यादा उन कहानियों से ना के बराबर आते हैं, जनरली क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं चीज़ों से। वो ये तो बहुत कम होगा कि कहानी से कोई क्वेश्चन पूछ लें, बहुत कम होता है कि कहानी से उठाए क्वेश्चन पूछ लें, बट वी हैव एडवांटेज, हमारे पास ऑल द एडवांटेजेस के भी हम उसको अगर हमें लगे कि हम नहीं कर पा रहे तो स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचें मैं इतनी तेज़ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे तेज़ी से आज कवर करने 2 लेसन, तो मुझे इसलिए तेज़ी से बोलना पड़ रहा है, ठीक है। एनर्जी मेरी जा रही है आई नो, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा, मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है। उसके बाद अबाउट चौसर, अबाउट ऑथर। तो यहाँ पर हम अबाउट ऑथर के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको 2 चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एक तो उनका वर्क जरूर याद कर लीजिए, वर्क जरूर याद कर लीजिए, और उनके डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, ठीक है, ये जरूर कर लीजिए। और छोटी मोटी चीज़ें अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद रहेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप एमए कर रहे हैं कि आपको कोई भी लाइन याद नहीं रहने वाली, बिल्कुल याद रहेगी, 100% आपको याद रहेगी, ठीक है। 3-4 आप लाइन लिखिएगा, वहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और वहाँ पर आपकी जो कॉपी का पन्ना भरना शुरू होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्टेस्ट के अंदर ये है भाई जो भी कहानी में बात हो रही है वो बात हो क्यों रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैनी टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट कि भाई क्या होता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट क्यों हो रहा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं भी पता, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कई बार हम भी ये ट्रिक यूज़ करते हैं आंसर के अंदर। आप थोड़ी सी समरी बता दो, हल्की सी समरी बता दो कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, भाई एक पोएम है, यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ठीक है। बस आपको थोड़ी समरी पता होनी चाहिए। अगर आपको समरी पता नहीं है तो जो हम दे रहे हैं उसको आप समझ लो, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पूरी पोएम की कहानी ही कोई बताएगा। हमने मैंने कहा ज़्यादातर ये कोशिश की है कॉन्टेस्ट के अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफाइन कर दी जाए, लेकिन अगर आपको कॉन्टेस्ट के अंदर नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लेनेशन में आएगा, नहीं तो फिर आपको क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमें पूरी कहानी पता ही हो तभी हम आंसर लिख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना आपको समझ में आ जाएगा तो आप कहानी लिख सकते हैं। जैसे कैंटरबरी टेल इज कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज रिटन बाय जॉफरी चौसर इन द लेट 14th सेंचुरी। सिंपल है भाई, ये कलेक्शन है स्टोरीज का और लेट 14th सेंचुरी में इन्होंने लिखी थी। द स्टोरी आर टोल्ड बाय द डेविड्स ग्रुप ऑफ द पिलग्रिम्स हु आर ट्रेवलिंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस बकेट कैंटरबरी। अगर आपको द श्राइन ऑफ थॉमस बकेट नहीं आ रहा तो आप लिख दो टू द कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी टेल नहीं कैंटरबरी, इंग्लैंड में, ठीक है, एक जगह का नाम है। जरूर नहीं है थॉमस बकेट आप लिखें, जो अच्छे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो अच्छी तरह याद कर सकता है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। टोटल 24 स्टोरी थी और सब सुना रहे थे, ठीक है। इन दिस नाइट इंटरप्ट द मोक व्हेन द मोक स्टार्ट टू टेल अ टेल। जब उसने जैसी कोई कहानी शुरू करी उसने इंटरप्ट कर दिया। मान के चलो आप ये मिस भी कर गए, कोई बात नहीं, आप इतना भी लिखेंगे, उनको जो चेक करते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपको नॉलेज है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आरटीसीज है ये है कौन सी। यहाँ पर क्योंकि मैंने दी हुई है तो बड़ा आसान है पता करना, एक बार पढ़ लो इसको आप। हेलो, हाँ जी बोलिए। एक मिनट होल्ड करिए, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी ना।
तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, नाइट है या आपके पास कोई और, इसको जब आप पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी दिया हुआ था साथियों को, उन लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन किसकी की जाती है? एक्सप्लेनेशन की जाती है इन लाइन्स की, ठीक है। बहुत सारी जगह अलग अलग चीज़ें होंगी, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है, वो घुमा फिरा के होती सारी चीज़ें यही हैं, पर प्रॉपर जो एक तरीका होता है आप एक्सप्लेन करते हैं जो लाइन्स दी गई है, लाइन के अंदर क्या कहा गया है, हम इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे नाइट इंटरप्ट द मोक कमेंट्री व्हेन मोक वाज अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू टेल। उसके बाद क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर हम क्रिटिकल चीज़ों को यूज़ करते हैं कि भाई कैसे लिखी गई। इसके अंदर हमारे पास बहुत फ्रीडम होता है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कई बार हम इसमें समरी भी लिख सकते हैं। हम इसके अंदर जो एक टेक्निकल होता है, अभी उन्होंने कौन से मीटर यूज़ कर रहे हैं, कौन से उनके डिवाइस, पोएटिक डिवाइस है, स्टाइल है, थीम है, जो बहुत कुछ इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन कोशिश ये करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं लिखें, कहीं पेज हमारे राइट लेफ्ट राइट जो 3 पेजेस होते हैं उससे ऊपर ना चला जाए। तो मेक श्योर कि ज़्यादा ना हो, लिमिटेशन हो। और लेकिन अगर पेज बच रहा हो तो आप फ्री हैं, कुछ अगर आपको नॉलेज है और आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ गो हैड फॉर दैट, आप ज़रूर लिखें इसको, ठीक है। क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर थोड़ी चीज़ें हैं, ज़रूरत नहीं है आपको सारी, वैसे तो आसान लिखने की कोशिश की गई है पर सारी आपको याद हो जाएंगी। कंक्लूजन पेज भरता है और आपको थोड़ा सा एक मजबूती पक्ष रखता है कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा, ओवरऑल द कैंटरबरी टेल इज अ मास्टरपीस ऑफ मेडिवल लिटरेचर दैट कंटिन्यू टू कैप्टिवेट रीडर टुडे। It blend of realism, social critics, humor, structure and multilingual make it a rich and rewarded text। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। Conclusion, overall the Canterbury Tale was a very famous tale and masterpiece of the Chaucer, and it gives say the social class, the different the hierarchy of the social class in that time। और इसमें जो भी आपको समझ में आता है, जैसा भी आता है, प्रॉपर वे में इसको लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ नहीं आपको यही लाइनें लिखनी है तो आप रटने के चक्कर में डरोगे, नहीं। इसमें फ्रीडम ये है कि आप इसको अपने हिसाब से कॉन्टेक्स्ट कंक्लूजन में लिख सकते हो जो आप कंक्लूड करना चाहते हो। ओवरऑल के साथ ख़त्म करो, ओवरऑल टू कंक्लूड क्या कहना चाहते हो आप। हो सकता है कंक्लूड के टाइम पर नाइट के बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो ये इसमें हल्का सा फ्रीडम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर बहुत टेंशन नहीं होती है। अगर आप पूरा प्रॉपर ही वे में लिखना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर फिर हम कैंटरबरी टेल के बारे में लिखेंगे, अदरवाइज हम एक दो चीज़ों को उधर उधर करके लिख सकते हैं, बाकी आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन जो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। यहाँ तक पूछे, कोई पूछना हो तो। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? जो नए साथी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैं आगे बढ़ूं फिर, शैल आई? यस सर। ओके, अर्चना। देखिए, अर्चना ने जवाब दिया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर कोई आप बोले कि मुझे समझ में नहीं आया और आपने अलग आगे बढ़ गए, ठीक है। सो प्लीज़ कोई सोए ना, बैठ के वीडियो को देखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका पेपर बिल्कुल पास में है, ठीक है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन इतना भी पास नहीं है कि छू लें उसको, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, तो इसको फटाफट करना है, ठीक है। तो इसका की है, कीवर्ड है, एक बार फिर देख लें, कीवर्ड है हिज हॉर्स, ठीक है, मैं हिज हॉर्स कह रहा हूँ, इसका कीवर्ड है पहले वाले का नाइट, नाइट करते ही नाइट याद आ जाना चाहिए। सेकंड भी वही है, सेकंड का शॉर्टकट मारता हूँ ताकि आप लोग खुद ही पढ़ लें। हिज हॉर्स वर गुड बट ही वॉज नेट गे, और फर्स्ट इन ही वर्ड गिपॉन ही विस्टम पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज और हॉर्स से ये क्लू आपको मिल जाएगा, बाकी चीज़ें सिंपल हैं। और यहाँ से आप ये भी नाइट के बारे में दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कुछ चीज़ें यहाँ से भी उठा के आप पहले वाले में भी लगा सकते हो, कुछ आपको नाइट के बारे में बोलना है या आपको मॉक के बारे में बोलना है, तो डिपेंड करता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग गया तो इसके अंदर आप जो कॉन्टेक्स्ट है उसका आप इसका एक सेकंड his gods were good but he did not give first in this। देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट इसका वही पहला वाला आप ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसको, कहीं कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं इसको आपको बता दूंगा, नहीं तो अलग से मैं दे दूंगा इसको, ये वाला इसे थोड़ा मिस हो गया सकता है, किसी ने बताया भी नहीं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैं इसको लिखा दूंगा, अगर आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिखा दूंगा, ये पता नहीं चला कैसे मिस हो गया, ठीक है। अगला है, पहला वाला ये वाला है, हॉर्स
पिलग्रिमेज, ठीक है। अगला लो स्विच इट, ध्यान से पढ़िएगा, जब पेपर में आपके अंदर पेपर में आपको ऐसा ही मिलेगा, ब्लैक है बिल्कुल पेपर वाइट, ये ब्लैक लाइंस, आपको लगेगा कि आपको अभी लग रहा होगा सारा आता है हम तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक वर्ड पढ़ना है, लो स्विच इट इज़ फॉर टू बी रेकलेस एंड नेग्लिजेंट एंड ट्रस्टी ऑन फ्लैटरी बट येट द होल्डन दिस टेल इज फॉल एज द फॉक्स, ठीक है। यहाँ से आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा, अरे फॉक्स आ गया, अच्छा कॉक एंड हैन आ गया, ओके ओके ओके, फिर ये रेकलेस आ जाएगा, ये भी आपको क्लू देगा, ट्रस्ट एंड फ्लैटरी, ये सब जब आपके पास आएंगे तो आपको पता लगा रहे तो नन प्रिस्टेल का है। और याद रखिए एक इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होगी कि ये नाइट वाला है, हो कोड द नाइट, जो रोकता है, नो मोर ऑफ दिस, ये बच्चे बता रहा हूँ वो उनको ध्यान नहीं देते, वो गलत करके आएंगे, वो लिख देंगे इसको जनरल प्रोलॉग कैंटरबरी टेल, जनरल प्रोलॉग का नहीं है, नन प्रिस्टेल का जो प्रोलॉग है उसका है ये, ठीक है। बुक में देख लेना आराम से, यहाँ गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर तो अगर आपका कॉक और हैन आ रहे हैं तो आपको पता ही है ये तो नन प्रिस्टेल की कहानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा वहाँ पर चेंज हुआ है, इसको एक्सप्लेनेशन में या कॉन्टेक्स्ट में रख लीजिएगा, लेकिन इसको चेंज ही करना पड़ेगा, मैं दे दूँगा उसको, जो लेटेस्ट फाइल है उसको मिल जाएगी आपको, ठीक है। मुझे देनी थी, ये शायद रह गई है मेरे को, ये रखी हुई है मेरे पास, मुझे शायद आपको दी नहीं मैंने, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, कोई नहीं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये एक्सप्लेनेशन है क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर पूरा मिक्स है, आप इसको पढ़ लीजिए। एक नई फाइल और आपको मैं दे दूंगा, उसमें एक दो चीज़ें ऊपर नीचे होगी, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है कभी यार नई फाइल में कुछ अलग से आएगा, नहीं आगे पीछे ही होगा। और इस वो नई फाइल के अंदर 2-3 लाइन ही ऐड होंगी, थोड़ी सिंपल लाइन के अंदर, लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो वो लाइन और फिर ये लाइन ज़्यादा कोर्स हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, जहाँ पर 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर बस आपको रीडिंग करनी है, फिर अदरवाइज़ फिर आपको ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप फ़िलहाल अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपने समझ लिया कि कॉक है, हैन है, फ्लैटरी है, ट्रस्ट है। अगला येट नेट ऑन द टेक्स्ट पुल्ड हैन, हैन आ गया, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा रहे, हैन तो उसके अंदर था, मुर्गी मुर्गी की बात हो रही थी, ठीक है। अभी समझना आपको, द सेथ द हंटर्स बीन नेट होली मैन, होली मैन आ गया, अच्छा जी होली मैन आ गया, ठीक है। लाई दैट मोक, मोक व्हेन इट क्लोस्टलेस इज लिक टिल, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आएगा आपका, तो फिश दैट वाटरलेस, फिश दैट वाटरलेस, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, जैसे ही हैन आएगा आपके दिमाग में आएगा ये है आपका कैंटरबरी टेल का, आपका जो वो वाला दूसरा वाला, ठीक है, नन प्रिस्टेल का, हाँ। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे होली मैन आएगा तो आपको हल्का सा यहाँ क्लू मिलना चाहिए, होली मैन तो उसके अंदर तो फ्लैटरी चीज़ें थी, होली मैन कहाँ से आ गया। आप फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपको लगेगा मोक, फिर फटाफट आप समझ जाओगे हैन इसका क्लू नहीं है, सडनली फटाफट आप समझ जाओगे नहीं मेरे तो हैन गलत समझ रहे थे, ठीक है। तो जो मैंने कहा ना जो नोट्सों को साली ऐसी पढ़ लेगा वो वहाँ पे वो ट्रिक जो चीज़ें हैं वो मिस करके वहाँ पर गलत करके आएंगे, मेहनत करेंगे फिर भी गलती होगी। इसलिए फिश दैट इज़ वाटरलेस, इसका बहुत अच्छा क्लू यही है, फिश दैट इज़ वाटरलेस, ठीक है। आप इसको आप देखेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना थोड़ा सा मिस हो गया, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, ये वाला, हाँ, रेफरेंस जब भी आप लिखोगे बड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जैसे कि जो नए बच्चे हैं ध्यान सुने, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द कैंटरबरी टेल्स, जो भी लाइन है, रिटन बाय द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चौसर इन द लेट 14th सेंचुरी। आप जब ऐसे इम्पैक्टफुल चीज़ें लाइनें लिखोगे तो जब शुरू में ही आपका इम्पैक्ट आ जाएगा, नहीं इनको नॉलेज है, खाली सिंपल दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कैंटरबरी टेल रिटन बाय द जॉफरी चौसर, ये तो सभी लिख देंगे जिनको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, सबका मतलब जो पढ़े हुए होंगे, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा कि आपको थोड़ा इम्पैक्ट डालना है उसके अंदर, ठीक है, खाली ऐसे नहीं छोड़ देना। फिर कॉन्टेक्स्ट है इसका, ठीक है, पहले वाले के इसके अंदर हमने जब दिया था उसमें कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा फोकस किया था, बाद में हमने चेंज कर दिया, इसलिए इसमें सब में कॉन्टेक्स्ट में ही है, ठीक है। 1-2 लाइन और ऐड होगी कंक्लूजन की, और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट का मैं थोड़ा और डिटेल डाल दूंगा, 2-3 लाइन और ऐड कर दूंगा। टिल देन आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है कि अरे ये तो गड़बड़ है या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही है। उसके बाद अगला वाला है जो वुमेन्स काउंसिल्स, वुमेन काउंसिल, दिस इज अ सिंपल क्लू, वुमेन्स काउंसिल्स जब आप पढ़ोगे तो आप समझ लेना कि भाई ये कैंटरबरी टेल है, ठीक है, कैंटरबरी टेल का नन प्रिस्टेल का ये उठाया हुआ है सिंपल सा, ठीक है। बोल्ड मैंने इसलिए इसको नहीं किया क्योंकि ये नन प्रिस्टेल को हम ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन है ये कैंटरबरी टेल का जो नन प्रिस्टेल है पार्ट है, ठीक है। बहुत से नन प्रिस्टेल ही लिखते हैं, बट हम इसको लिखेंगे नन प्रिस्टेल दो उसके 2 कॉमा डाल के, या आप सिंपल हाइप जो
कॉलन डाल के सिंपल इसको नॉन प्रिस्टेल सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मर्सी वर्ड भी है, दया। तो दया क्लू हमारा जो कैंटरबरी टेल के अंदर बहुत ज़्यादा दया के बारे में नहीं है, बट कई बार ऐसा लगता है कि दया कहीं इसमें तो वर्ड जो छुपा हुआ नहीं, दया किसी ने बोला हो, किसी कैरेक्टर ने बोला हो, किसी कहानी में बोला हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस हो जाता है। लेकिन वुमेंस काउंसिल्स ये आपका ट्रिक है, आपका ये क्लू है, आप इससे उठा लेंगे और इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला, एक सेकेंड, अगला आपका जो आता है जो 17 का है, ठीक है। 18 से हमने 17 तक का ले लिया, ठीक है। एक सेकंड बस। हाँ जी, ये है लास्ट वन, इसका जो लास्ट है 17 का। वी कुड ही सिट ऑन हॉर्स। आपको पता लग गया हॉर्स आ गया, मतलब आपका काफ़ी दिमाग में आ गया ये तो नाइट वाला हॉर्स है। और आप सोचोगे हॉर्स या नाइट वाला वो तो नहीं है जो नॉन प्रिस्टेल का है। तो सिंपल सी बात है, नॉन प्रिस्टेल का वो वाला है, खाली नाइट आएगा, सारा का सारा जनरल प्रोलॉग है, एक्सेप्ट जहाँ पर वो मोक को रोकता है, भैया रुक जाओ, नो मोर ऑफ दिस, अब इसको मत गाओ, हाथ जुड़वाओ, क्योंकि वैसी बड़ी दुखी कहानी हो चुकी है। तो इसकी क्या कहानी, वी कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेरी रॉयड, ठीक है जी, रॉयड है, राइड है, लग रहा है राइड है, हाँ जी राइड है, कोई बात नहीं। ही कुड सॉन्ग्स आ गया, ठीक है। मेक द वेल एंडाइट, जस्ट द ईक डांस द वेल, नहीं। प्यूरिट्रियाई एंड राइटी, नहीं समझ में आ रहा। सो हॉट द लविडी, नहीं। दैट इज नाइट एंगल, हाँ समझ में आ रहा है। ही स्लिप्स नो मोर देन डथ नाइट एंगल, हाँ ये स्लिप है, ये स्लिप का मतलब सो रहा है। तो ये छोटे से क्लूज़ हैं जिसके अंदर जो मोस्ट क्लू नाइट एंगल ये है, ठीक है। और जब आपको इसका जो कॉन्टेक्स्ट आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा। ये स्क्वायर के बारे में बात हो रही है। स्क्वायर क्या है ना, ये नाइट का बेटा है और इसके बारे में कहा गया, अब आपको पता लगेगा। वो घोड़े पे बैठा रहता है, मतलब घोड़ा चलाना जानता है, घोड़ा यूज़ करता है। फेरी राइड है, फेरी उसकी बिल्कुल फेरी जो फेयर है, फेयर राइड करता है एकदम। ही कुड वो गाने गा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर नाइट एंगल वर्ड है, नाइट एंगल मतलब एक थोड़ा सा इसमें जुड़ा हुआ है, वो आपको अभी इसके अंदर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं क्लूज़ पे काम कर रहा हूँ, तो ये क्लू आपको मिलेगा और इसको जब 4-5 बार आप देखोगे तो आपको ये क्लू मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 साल के, लास्ट 5 साल से थोड़ा ज़्यादा के दिए हुए हैं। अगर सबसे पहले आपको ये करने, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे आप कि इससे काम हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले ना इससे काम होगा ना इसके बिना काम होगा। खाली अगर आपने ये नहीं किया, मतलब ये 5 साल के अगर आपने कर लिए, तो आप मूव ऑन कीजिए नेक्स्ट पे, मतलब 17 के कर लीजिए, 16 के कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। आप अगर आपको लगा नहीं मुझसे तो ये हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो फिर आपसे यही हो जाए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इनको कर पाएँ तो आप फिर मूव ऑन कीजिएगा, क्योंकि 5 साल का मैक्स 5 दूनी 10 पेपर होते हैं इसमें, इसलिए 10 साल के बराबर हो गया, इसलिए हमने लिए। और इससे थोड़ा सा याद भी रहेगा। अगर फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं आपको नहीं कहता कि आप डिपेंड रहें किसी पर, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा 1-2 साल के। अगर आप नहीं कर सकते और आप इनको ही भूल रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको ही कीजिएगा, ज़्यादा हाथ पैर ना मारें, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए भी। मेरे लिए इसलिए कि आपका रिजल्ट ख़राब हो गया तो मेरा ख़राब हो गया। तो मैं तो सिंपल 5 साल के करके गया था, मैंने कहा मैं करके आऊँगा और मैं अच्छा कर रहा था, मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। हिसार, मैं अब खुद पूछता हूँ, हिसार, कोई नाम से हिसार जी, आपको समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया जी। ठीक है जी, हरियाणा से आए थे ये तो हिसार जी। और मैं रैंडमली पूछता हूँ, कोई कनिका दयाल हैं? कनिका दयाल, सपना शर्मा, आपको आ गया बेटा? आगे यस सर। कनिका दयाल बेटा आपको आ गया? हाँ जी हाँ जी ठीक है, बेटा मतलब छोटी बहन, ठीक है, वैसा मतलब समझना इसको बेटा, इतना बुड्ढा भी नहीं, ठीक है। लवली, लवली, सर। खाना खाने लग गए क्या? नहीं सर, कोई खाना नहीं खाएगा भाई, वो कहूँ पढ़ाई करेंगे हम, है ना? मैं पहले ही खा चुकी हूँ। अरे पहले खा लिया, सही है। तो सही है, आपकी जो एनर्जी यूज होगी इसमें यूज़ होगी। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बोला। अगर आपको छोटा मोटा लग रहा है कि आप इसमें कुछ ऐड करके और चीज़ें अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। टीचर अपने हिसाब से कर रहा है। मैंने कहा ना सर,
आपने स्क्वायर के बारे में बताया था, चौसर डिस्क्राइब हिम द ही वाज, एक सेकंड, ही वाज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। हाँ इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ बताइए, इसमें मैं लिखना भूल गया क्या, एक सेकंड इसमें लिख देते हैं, एक सेकंड। एक इसमें एक लाइन है, देखिए मैंने कहा ना इसके अंदर इतनी सारी लाइंस होती हैं। चौसर के बारे में लिखा गया कि ही वॉज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, ये बताया था पहले। मैं बताऊँ आपको, जब ये इतनी सारी चीज़ें होती है, कहीं से भी नई नई चीज़ें आएंगी, तो इसलिए हम जनरली कहते हैं अगर आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो वो सही रहता है। और क्योंकि ये फाइल तो पीडीएफ में मिलेगी, यहाँ कितना एडिट करोगे, या प्रिंट आउट निकाल लो इसका और इसके ऊपर नीचे कहीं लाइन कोई काट दो, कहीं पर लिख दो। यही तरीका होता है आगे बढ़ने का, क्योंकि अब आप जाके नेट की तैयारी भी करोगे, आगे जाके बढ़ोगे, तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो कोई नहीं, दो जो अच्छी अच्छी लाइन्स आएँ आप उसमें ऐड करो, मैं वही बता रहा हूँ। और कोई चीज़ अगर लाइन आपको ऐसी लग रही है कि जो कंफर्ट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसका करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चौफरी चौसरी दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है। एक्चुअली 3-4 फाइल खुलती है ना, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है जब हम शेयर करते हैं, इसलिए पूछना पड़ता है। इसमें कुछ वो नहीं। तो ये ब्लैक स्क्रीन में स्टिल है क्योंकि हमने चेंज नहीं किया। तो रिवीजन यही है कि डू यू थिंक दैट द मेजर सोर्स ऑफ चौसर वोकेबलरी कंट्रीब्यूटेड टू हिज पोएट्री, इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल। तो ये मैं अपने साथियों से पूछूंगा एक एक करके, थोड़ा सा वर्बली। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा जिन्होंने हमारे मैसेज लिखा है। तो अनुराग, आर यू रेडी? हमारे पुराने साथी हैं अनुराग, स्टूडेंट हैं हमारे, भाई हैं छोटे। अनुराग आप तैयार हो? अनुराग फटाफट बोलो, क्योंकि और साथी भी हैं, टाइम ज़्यादा नहीं ले सकता मैं। अनुराग तो गायब। हाँ तो बोलो अनुराग, माइक में बोलो। अनुराग यूज योर माइक। यस सर। हाँ तो अनुराग बताओ कि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या आपको लगता है कि जो चौसर का जो पोएट्री है उसमें उनकी जो वोकेबलरी का कंट्रीब्यूशन था, मेजर कंट्रीब्यूशन था, हाँ या ना? हाँ सर, क्योंकि सर आपने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, चौसर इज द प्रिंस ऑफ प्लेगरिज्म। वो हमेशा अपने वर्क को कहीं ना कहीं से कॉपी करता था, तो उसने हर जगह से अपने वर्क को कॉपी किया था, तो इसलिए हाँ सर था इसमें। तो क्या वो अर्चना प्रजापति बोलिए। हाँ सर, इसमें मतलब उन्होंने जो है सोर्सेज में ये आ जाएगा, जैसे उन्होंने इटली गए थे और उसके बाद में वो तो इटली का उन्होंने यूज किया, लैटिन का, तो ये सब चीजें आ जाएंगी ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लिखा भी है, बट क्योंकि हाँ लॉन्ग जी, क्वेश्चंस के बिल्कुल। अंदर है ना, डिस्कस ज़्यादा होना चाहिए और डिस्कस होकर चीज़ें कवर होती हैं, बाकी चीज़ें तो कर लेते हैं। आर्टिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपको ना एक आइडिया भी हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आते हो और अच्छी तरह लिख भी आते हो, रटना भी ना भी हो, वो तो आप रट ही लोगे। मैंने आंसर दिया हुआ है बड़े बेहतर तरीके से। और अभी बात करेंगे, क्योंकि शुरू में किसी ने बोला था कि रिपीट लाइन भी हो रही है, और मैंने इस साथ पहले बताया भी था, बट क्योंकि हम दोबारा से फिर एक तरीके से देख लेते हैं। तो यस, इसके अंदर देखा भी, बताया भी गया है, और मैं पहले बता भी चुका हूँ कि चौसर के बारे में जो आर्टिस्ट्स हैं, मतलब जो चौसर का जो करेक्टर है, थोड़े करेक्टर्स की लाइन भी आप ले सकते हैं, नहीं भी चाहो सीधा आंसर भी लिख सकते हो। जो नए साथी हैं उनको मैंने बताया भी, चौसर के बारे में भी आप लिखो। चौसर के बारे में सर कहाँ से लिखें, चाहे तो आपको पहले से नोट्स भी दिए गए हैं, उनमें से भी आप लिख सकते हो, नहीं तो जो आर्टिस्ट के अंदर भी चौसर के बारे में लिखा गया आप वहाँ से भी चुरा सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें लिख सकते हो चौसर के बारे में, थोड़ा सा लाइन को बढ़ाने के लिए, और पेजेस इससे भरे जाते हैं। ये पेजेस आपके आर्टिस्ट में भी काम आएंगे और ये पेज यहाँ भी काम आएंगे। ये डबल फ़ायदा होता है जो हमने नोट्स बनाया उसका, आप इसको यहाँ भी ऐड करें, वहाँ भी ऐड करें। तो क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा शुरुआत करते हैं कि यस, किधर गया भाई, किधर गया ये, क्या, हाँ, कि भाई कंट्रीब्यूशन था, बिल्कुल जो चौसर का था कंट्रीब्यूशन था। देखिए चौसर, क्योंकि वो एक तरीके से देसी भाषा में समझे तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, है ना, राजा के वहाँ काम कर रहे थे। तो राजा के वहाँ जब काम कर रहे थे, उन्होंने 3 राजाओं के बीच काम किया, साफ साफ लिखा हुआ। फिर उनको भेजा गया अलग अलग मिशंस पे, डेलीगेशन, जैसे डेलीगेशन जाता है अपने अपने काम के लिए, अलग अलग जब वो कंट्रीज़ के अंदर गए तो उन्होंने अलग अलग लोगों से मिले, वहाँ से सीखा, वोकेबलरी सीखी, उनसे काम सीखा, राइटर से मिले। तो फिर जब ये तो होता ही है ना, जब भी हम किसी की चीज़ों का हम पे असर होता है तो हम वो हमारी बातों में, हमारी राइटिंग में, हमारी गाने में, किसी भी चीज़ में जो हमारा कहते हैं ना, जैसा संग होता है, जैसा साथ होता है, वैसा ही आपकी पर्सनैलिटी होती है।
तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। कुछ लाइन्स भी हैं, ठीक है, ये प्रमोशन हो गया और इसको कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर लाइन रिपीट हो रही हैं तो सिर्फ इसीलिए कि उसको आप एक्स्ट्रा पेपर भरने के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं। हमारी तो 800 वर्ड्स के आंसर्स हैं, आपको 800 नहीं जाने, आप 500-600 में भी काम चला सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि वो उतनी पेजेस नहीं भरने, जो पेजेस हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस में, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 3 मतलब कि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एटलीस्ट राइट लेफ्ट का मतलब टोटल 5 इंडिविजुअल 5, ठीक है, और टोटल 2.5 पन्ना आप कह सकते हो, तो वो तो भरने ही है ना। तो जब आप उनको भरोगे तो उसके अंदर कई बार आप है ना शुरू की चीज़ें आप बाद में जाकर रिपीट भी कर सकते हो, कोई टीचर नहीं काटता, रिपीट होती है उससे थोड़ा सा पन्ने भरते हैं, और अगर आपको सारा याद है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, आपको आसानी से ये याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एन एनालाइज ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द प्रायर्स, द मोक, द फ्रायर्स एंड द वाइफ ऑफ बाथ। तो इसके अंदर करेक्टर बताना, प्रायर्स का करेक्टर बताना, मोक का बताना, फ्रायर का बताना और वाइफ ऑफ बाथ का बताना है। तो कौन अटेम्प्ट करेगा, ये रिस्क कौन लेगा, कोई बता पाएगा? द मोक का करेक्टर, द प्रायर्स का करेक्टर बताइए कोई पहले फटाफट, कि प्रायर्स कौन था, प्रायर्स के बारे में थोड़ा बताइए। अर्चना जी बताइए। सर प्रायस जो थी वो वैसे बहुत काम लेडी होनी चाहिए, बट वो ना लग्जरी की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी, जैसे उन्होंने एक ब्रोच लगा रखा सब था बहुत ही और बढ़िया, उनके पास में एक डॉग था, तो उनका जो कैरेक्टर था उनके नाम से थोड़ा डिफरेंट था, तो उसको पर्टिकुलरली इसमें ज्यादा जबरदस्त दिखाया गया है। जबरदस्त, बस अब बताने की जरूरत नहीं है, पता लग गया आपने पढ़ा है। और अब बताएंगे, कोई और बताएंगे द मोक के बारे में, सिंपल है द मोक। अनुराग बताइए द मोक के बारे में। हम लोग को मॉन्क के बारे में बताया था, उसमें आपने सबसे पहले ये बताया था कि मॉन्क का कैरेक्टर चौसर ने इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि वो चर्च के लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहता था। एग्जैक्टली कुल मिला के एक मॉन्क मिनट एज ए रोक रहा हूँ, जो कैरेक्टर नए साथी हैं, अनुराग एक मिनट, जो उस उनको वक्त का जो कार करना पसंद अगर था और आपको ना उस समय चर्च के बारे में अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपका सीधा बीहेडेड, मतलब गर्दन उड़ा दी जाती थी। अब लेकिन अब बोलना है, आपको कोई बात रखनी है, तो फिर आप जो चौसर ने ये प्लेटफॉर्म यूज किया करेक्टर्स के फॉर्म में, तो क्या यूज किया अनुराग बताएंगे। हाँ जी अनुराग बोलिए। कि चर्च का कैरेक्टर चौसर ने क्रिएट किया था, वो मॉन्क के थ्रू क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक तरह से क्रिटिसिज्म था। मॉन्क शाबाश, ऐसा कैरेक्टर, बहुत बढ़िया। मॉन्क ऐसा कैरेक्टर जो मतलब इसको चौसर ने भी मतलब वो क्रिटिसाइज कुल मिला किया के है। उसकी लेविश क्योंकि लाइफ थी, लालची लाइफ थी थोड़ी सी, वो जो उसे काम करना चाहिए था उसे वो नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है मोटे मोटे तौर पे, ये बाकी तो राइटिंग लिखा ही हुआ ऐसा है ना। क्योंकि वो अपना ज्यादा टाइम हंटिंग पे स्पेंड करता था। हाँ लवली, आपने टोका है तो आपको फंसा देता हूँ, द फ्रायर के बारे में बताइए लवली कुछ। जो सर है फ्रायर है, उसका नाम हबर्ट था, और क्या कहते हैं, उनको भीख मांगना, जैसे कि लाइसेंस मिला हुआ था भीख मांगने का, बैगिंग का। प्ले विद पिटी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के साथ वो उनकी भावनाओं के साथ खेलते थे, और थोड़े इरिलीजियस थे, मतलब धार्मिकता को नहीं मानते थे। तो यही सब चीजें इसमें ठीक है बताई ठीक गई। है ठीक है, मतलब आपका क्लू है बेहतर। अच्छा द वाइफ ऑफ बात के बारे में मैं पूछता हूँ अपने किसी पुराने साथी से, एक हिंट तो दे सर दें। मैं बताऊं? एकता, हाँ सर बताइए मैं एकता आए जी। जी। सर वाइफ ऑफ बाथ का जो कैरेक्टर है उसमें ये शो किया गया, सी इज वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, कॉन्फिडेंस है, और जैसे सी हैज बीन ट्राइंग टू मल्टीपल मैरिज, कई सारा, और वुमेन्स के राइट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एग्जैक्टली जैसे एग्जैक्टली आर्ग्यू बिल्कुल किया सही, हुआ है बहुत उनके सही, फेवर में। बहुत बढ़िया, बोलते जी रहो सर। बोलते रहो, बहुत अच्छा बोल रहा हो। हाँ, जी सर, यही मतलब उनके हाँ कुल कैरेक्टर मिला को के उन्होंने डिपिक्ट किया गया वो है कुछ कि मिला के जो कॉन्फिडेंट। औरतों की फ्रीडम के बारे में जी। उन्होंने बताया कि भाई मर्द ही क्यों सारे काम करेंगे, औरत क्यों नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं वो, जी मुझे सर। ऐसा लगता है कि चौसर ने औरतों के बारे में जो उनके मन में थी वो थ्रू अ वाइफ ऑफ बात वो अपनी बात रखी है। तो पहले ज़माने में यही तो होता जी था सर। कि कुछ भी बात कह दो तो अब जैसा अब होता नहीं, सूत्रों से पता चला है, सारे सारे तुक्का मारते हैं। वैसे पहले कहते थे भैया सपनों में आया है, या किसी करेक्टर को बोल दो कि भाई मैं तो कहानी लिख रहा था, तुम लोग बुरा मान रहे हो तो अपना अब मान रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हमें आइडिया भी होना चाहिए, हम जो लिख रहे हैं उससे हम थोड़ा सा और जुड़ जाते हैं इन चीज़ों से। ओके आगे जी बढ़ते हैं हम। सर। चौसर रोड, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है होने वाला सबके लिए, तो इसके लिए अगर आप इसको पढ़ पाएँ, ढंग से समझ पाएँ तो इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप करके एक आसान सा आंसर ऑप्शन में हो तो करना, वरना इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। चौसर रोड
द वर्ड्स मूव्ड बाय कॉसिन टू द डेज कमेंट्स ऑन चौसर्स पोएट्री इन लाइट ऑफ हिज एम। ठीक है, इसको लिखना तो मतलब पढ़ के नोट्स बनाना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको वहाँ पर परफॉर्म करना और सारे वर्ड्स बताना, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा हर किसी के लिए। तो जो कहानी है वो आसान है, अगर वो आए तो उनको करना, पर ये क्योंकि बार बार पूछ लेते हैं, अगर ऑप्शन ना मिले, कोई रास्ता ना बचे तो ज़रूर इसको अटैम्प्ट करना, पढ़ के ज़रूर जाना। इसको पढ़ाया किसी ने, बता पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? ओके, कौन है यहाँ पर? अर्चना बोलिए। सर ये मैंने पढ़ा तो है, मतलब इसमें ना एक तरीके से ये बोला गया है कि जो एक्शंस उन्होंने इसमें बताए गए हैं उनकी पोयम में, वो उनके राइट से कैसे रिलेट करते हैं और किस तरीके से वो अपनी बात को उसमें बताना चाहते हैं। तो वो कैरेक्टर्स के थ्रू वो सब कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिससे कि वो उसको असेंबल कर सके एक स्टोरी के जरिए, जैसे कि 24 उन्होंने अलग अलग स्टोरीज के जरिए बताया गया है लोगों के जरिए, तो उसको जो है इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये यूज किया है, ये Exactly. कैंडम हाँ, डिटेल। तो अब होता क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये कोई ऐसा टेक्निकल होगा, बहुत मुश्किल होगा, और वहाँ पे हम टेक्निकल के चक्कर में फेल हो जाते हैं। या तो हम इसको सही तरीके से समझ लें, ठीक है, जो कि बहुत टफ नहीं है, जो पुराने साथी हैं। नए साथियों को अब तो मुझे लग रहा है उन्होंने बता ही दिया, मैं बोलने वाला था उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट बातों बातों में एक्सप्लेन भी करवा दिया। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ऊपर से जब पुरानी चीज़ों को इसमें ऐड करोगे तो आपको लगेगा कि पुराने आंसर और इसको आंसर को चाहो तो पुरानी चीज़ें भी इसमें जोड़ लो, इसकी चीज़ें उसमें जोड़ लो, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए आंसर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग आंसर्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एग्जाम में देखोगे आपको एक क्वेश्चन करना है इसका सिर्फ, और सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से आपके पेज भरने शुरू हो जाएंगे, इधर से ले लो, इधर से मैटर ले लो, उधर से उठा लो, उधर से उठा लो। इसलिए 4-5 क्वेश्चन करके जाना कई बार बड़ा फ़ायदा करता है, इंस्टेड ऑफ कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो। मेहनत तो कम लगती है लेकिन उसमें फ़ायदा होता है। अब कैंटरबरी टेल का क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल है। अब कैंटरबरी टेल के अंदर आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी खत्म कर दो, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा हुआ है। यहाँ से ले लो, 24 स्टोरी से ले लो, कैरेक्टर से ले लो। इसमें अगर आप शुरुआत कहीं से भी लोगे, आप इसमें इनके अंदर जो चौसर है उसके डिटेल भी दोगे, वो भी बिल्कुल कैंटरबरी टेल में चौसर की डिटेलिंग भी आएगी, भाई चौसर कौन थे, कैसे थे, कब जिए, कब गए, क्या क्या लिखा, उनके मेजर वर्क क्या थे। फिर उसमें फिर कैंटरबरी टेल लिखी, तो पहले पेज में आपने उनके बारे में लिखा, फिर कैंटरबरी टेल में लिख दिया, ये भी गलत नहीं है। आपने शुरू में कैंटरबरी टेल के बारे में बता दिया क्योंकि आपको सारा अच्छी तरीके से पता है, बीच में आपने राइटर्स को घुमा के बता दिया क्योंकि द पोएम इज रिटन बाय द कैंटरबरी टेल, द पोएम रिटन बाय द जॉफरी चौसर एंड द जॉफरी चौसर, फिर जॉफरी चौसर की डिटेल लिख दी, वो भी ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं, हर किताब की आप जानते हो हर की लैंग्वेज अलग होती है और बातें अलग होती हैं। कुछ किताबों की किसी चीज़ों टीचर्स को अच्छी लगती है, किसी किताबें कुछ टीचर को अच्छी लगती हैं। तो मैंने बोला ना, डिपेंड नहीं होना कि यार ऐसा ही लिखना है, नहीं, आगे पीछे भी आप लिख सकते हो एग्जाम के टाइम में, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाना है, ठीक है। आप इस पैटर्न्स को यूज़ करें, दैट्स वेरी गुड, आपको अपना पैटर्न बनाना है, दैट्स वेरी गुड, आल्सो वेरी गुड। कोई फिक्स नहीं है, तो सिंपल है कैंटरबरी टेल है, ये और आसान क्वेश्चन है। कैंटरबरी टेल में तो आपको फ्रीडम है, कहीं से कुछ भी लिखो। और हाँ, सारे कैरेक्टर्स जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको याद जरूर कर लेना, बहुतों ने कर भी लिया मुझे पता है। तो ये सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं। डिस्कस चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल इन द नन प्रेस टेल, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फेबल क्या होता है जरा बताएंगे कोई साथी हमारा पुराना, फेबल क्या होता है? ये सिंपल है, लेकिन अगर फेबल ही नहीं पता आपको तो आप परेशान हो जाओगे। अनुराग जी बताएंगे? नहीं, गेरिका, अरे गेरिका कहाँ थे? गेरिका भाई आप कहाँ थे भाई? हाँ सर, मैं तो ज्वाइन की थी। आपका कुत्ता मैं मिस कर रहा हूँ बहुत देर से, कुत्ता दिख ही नहीं रहा मुझे, डॉगी ये वाला। तो गेरिका बताइए, फेबल। हाँ सर, फेबल क्या होता है? फेबल होता है वो मतलब एनिमल्स की स्टोरी। ठीक है, तो चौसर ने जो एनिमल की स्टोरी नन प्रेस टेल को सही तरीके से हैंडल किया, आप लोगों को लगता है किया? अनुराग, अर्चना जी बताइए, आपको लगता तो है? फेबल का मतलब एनिमल्स का नरेशन देते हुए, जैसे कि एनिमल्स जो है ह्यूमंस की तरह बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात है ह्यूमन की कहनी है पर वाया एनिमल। हाँ जी सर। तो कुछ कहानी सुनाइए, कहानी बताइए नन प्रेस टेल के बारे में, कुछ पढ़ा हो तो क्या कहानी है, जरा मैं इतना पानी पी लेता हूँ। तो इसमें ना दिखाया गया है कि एक रूस्टर होता है, वो अपनी हैंड्स के सामने अपनी ज्यादा बड़ाई कर रहा होता है। फिर उसको एक फॉक्स आती है, तो लाइक उसकी ज्यादा बड़ाई करके उसको बहका देती है एक तरीके से कि तुम नीचे सर करो, ये वो करो, तो उसकी गर्दन दबोच लेती है वो। तो ये दिखाया गया कि उसमें कितना प्राइड था, वो अपने आप को इतना बूस्ट कर रहा था कि वो जो फॉक्स की जो स्लाइनेस और उसकी जो चालाकी थी वो समझ नहीं पाया, कुल मिला के इसलिए फ्लैटरी है, बच गया। फ्लैटरी, चापलूसी, किसी को भी फंसा सकती है, चापलूसी से बच के रहें। इसका जो मोरल था, मतलब जो थी, मतलब कुल मिला के जो मैसेज था कि जो फ्लैटरी होती है, चापलूसी होती है, उससे बच के रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, है ना। हम बस जनरल बात करें इससे हटके, तो हम बचपन में सुनते थे कि कान का कच्चा
और चापलूस सबको अच्छे लगते हैं और कान कच्चे सब होते हैं। जनरल लाइफ में भी होता है कि कोई हमें कुछ कह दे तो हम सोचते नहीं कि इसने कहा भी होगा, हम मान लेते हैं कई बार कहा ही होगा। और कोई हमारी तारीफ़ करे चाहे झूठी करे तो हमको अच्छा लगता है, कोई हमारी बुराई करे सही बात बताए तो हमें बुरी लगती है। जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब इस किताब से अलग। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हर जगह ही है। तो हमें चापलूसी से बचना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। कोई हमारे बारे में कोई बात कह रहा है तो हमें पहले उसको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ब्रेन है कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। क्योंकि बाद में कहते हैं ना, कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती। अगर आज फ्री लग रही है तो बाद में वो परेशानी करेगी। तो ये जनरली इसका आंसर इस तरीके से घूमता है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। इसमें कुछ डिटेलिंग दी हुई है, आप पढ़ोगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। व्हाट यूज डज चौसर मेक ऑफ डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज। भाई पिलग्रिमेज को उन्होंने एज ए डिवाइस कैसे यूज किया? ठीक है, अनुराग बताना जरा। To narrate the बोलो। because he want to show us the real picture of the 14th century British society. ठीक है, सिंपल भाषा में बताओ, आसान भाषा में जो सब समझ जाए। भाई चौसर ने पिलग्रिमेज कैसे, मतलब डिवाइस कैसे यूज करी अपने जो पोएट्री में एज ए डिवाइस। पिलग्रिमेज डिवाइस है क्या? हाँ सर, कैसे? क्योंकि सर उसने, अगर आप ये देखेंगे ना, उसने जो कैरेक्टर लिए वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी थे। तो इसको हम समझ सकते हैं मेक द पोएटिक डिवाइस ऑफ, मतलब इसको पोएटिक डिवाइस की तरह यूज किया। तो हाँ, इन्होंने अलग अलग तरीके से कैरेक्टर लिए, फिर और फिर उस कैरेक्टर में इन्होंने रियलिज्म इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब दिखाया कि सारे कैरेक्टर बुरे हैं कि सारे कैरेक्टर अच्छे हैं। उन्होंने कुछ बैलेंस दिखाया कि कुछ कैरेक्टर अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, जैसे एक सोसाइटी में होता है। तो कुल मिला के इनको जो पिलग्रिमेज के फॉर्म में इन्होंने डिवाइस का मतलब ये अपनी बात कहने का एक तरीका, इसे कह सकते हैं, अपनी बात कहने का तरीका, सोसाइटी को बताने का तरीका इन्होंने पिलग्रिमेज की फॉर्म में यूज कर लिया। और सर आपने ये बताया था कि अगर आप लोगों को याद रहे तो इसमें नाइट टेल और वाइफ ऑफ बाथ की 2 टेल मेंशन कर देना। मैं बिल्कुल ये पहले बताया था, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता भी है ना तो आप 1-2 टेल देखो। मैंने क्या बताया, अगर आपको सारा याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 टेल आप मेंशन कर दें। सारा याद है तो इसको कर दें, छोड़ के तो आना है ही नहीं। ठीक है ना, और इसको पूरा पढ़ लें। अगर आपको लगता है पूरा कर लिया और आपके पन्ने भर गए तो आपको दिक्कत ही नहीं। आपको लगता है नहीं पूरा याद नहीं रहा, अब गड़बड़ हो गई, तो आप चाहें तो किसी एक की भी। हाँ अनुराग बोलिए। सर जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है चौसर का, स्पेंसर का, हाँ, अगर उनको हम सही से कर लेना तो उसमें वो सारे आंसर जितने भी पूछे गए वो मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। वो कोटेशन और जो सब कुछ आपने दिया है, वो तो देखो, वो तो मैंने क्या कहा कि वो तो हमारे पास रामबाण है, अगर इसको कर लेते हैं। नहीं तो वो तो हमने लिखना ही है शुरू में या बीच में कहीं ना कहीं। वो मैंने पहले बोला कि आप इसको याद कर लो, और क्योंकि हमने ये आरटीसी के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जहाँ आपको लगे पेज कम भर रहा है तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं शुरू में कुछ, कि अगर आपको लगता है पेज नहीं मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप इसके अंदर उसके इनकी डिटेलिंग, मतलब इनके जो राइटर्स के बारे में एक तरीके से उनकी बायोग्राफी टाइप से जो है पूरी डिटेलिंग, और साथ में कोटेशंस, और साथ में ये आपकी कोई टेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गलत तो नहीं होगी, लेकिन आप इसमें पेज भर देंगे। बट मैं ये कहूँगा अनुराग के साथ थोड़ा सा हट के मैं बात कहूँगा कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दें तो बहुत अच्छा, और साथ में अगर ये लिख देंगे तो आप पे प्रेशर कम होगा। तो फ्रीडम है, ऐसा कोई आफत नहीं है कि सारा ये लिखना है। आपको जो आसान तरीका लगे आप उसको यूज़ कीजिए। मैंने बताया ना, बिल्कुल प्रेशर फ्री रहना है, कोई आफत नहीं है। जो टीचर हैं वो आपको मार्क्स फिर भी देंगे, लेकिन अगर आपको सारा ये याद हो जाता है दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब अगले पे आते हैं हम। तो जी हमारा एक चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, तो दूसरा स्टार्ट कर दें, अगर आप में एनर्जी बच रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर रियानसेस बता दीजिए, क्या कह रहे हो? रेनेसेस बता दीजिए एक बार। रेनाइसा? यस सर। अच्छा देखो, पहले चलो मैं भी हमारे स्टूडेंट से पूछता हूँ कैसे, कौन बताएगा, इसका कौन रिस्क लेगा भैया? रेनाइसा बताइए। एक सेकंड, अभी बता रहे, रुको एक सेकंड, पहले मैं इसको देख लूँ जो ऐड करना है। कहाँ गया एडमिन स्पेंसर भैया, किधर गए तुम? एक मिनट रुक जाना। एडमिन स्पेंसर, अरे कहाँ गायब हो रहा है? होल्ड करना ज़रा। हाँ अब ठीक है, बस बता रहे हैं, बस एक चीज़ बताइए। एडमिन स्पेंसर आ गया? हाँ, तो अनुराग बताएंगे। अनुराग बताओ भाई, रेनेसा या रीना इज साइंस। देखिए रीना इज साइंस याद रखिएगा, रेनेसा बोलने में आता है, लिखने में रेनाइसेंस होता है। अनुराग बोलिए, कुछ बताइए।
सब पढ़ लेंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा। बताइए रहना सा कहाँ, जो रहना सा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, थोड़ी कहानी सुना दीजिए, क्या कारण हुए, ये कैसे आया, इटली में आया, फ्रांस में आया, कहाँ पे आया, इंग्लैंड में आया। अनुराग बताइए प्लीज। सर ये 1453 में जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था वहां से स्टार्ट हुआ था। टर्किश लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में फॉल ऑफ, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताइए, बच्चे वरना डर जाएंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह थी ग्रीक इसके पास, जहाँ टर्किश लोगों ने अटैक कर दिया था उनके ऊपर। ठीक है, तो वहां से जितने स्कॉलर थे वो सब इटली की ओर भागे। इटली की ओर भागे, क्यों इटली की ओर ही क्यों भागे, कहीं और भी तो भाग सकते थे। अब सर क्योंकि वो सर इटली वहां से पास पड़ा था ना। इटली पास भी था, और इटली थोड़ा सा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा फ्रीडम था, और वो उनको पहले ही पता होता है ना कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस क्या होता, मोनार्की का होल्ड बहुत तगड़ा था उस समय हर जगह। तो इटली में क्योंकि बिजनेस, क्योंकि भाई साथ में समुद्र था, तो उनके बिजनेसमैनों की थोड़ा होल्ड था मोनार्की पे। मोनार्की समझते हो ना, जो राजशाही राजा वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा था। और वहाँ पे एक पर्सन था, उनका नाम मैं फिलहाल भूल रहा हूँ, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनको, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ पर जो हम लोगों को शरण मिल सकती है। आगे अनुराग जी आगे। जो दो मेजर टर्निंग पॉइंट बताए थे वो थे गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस और कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस। ये जो दो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आए थे, क्योंकि अधिकतर पहले जो बुकें लिखी जाती थी वो राजा महाराजा या कोर्टियर्स तक ही लिखी जाती थी, लेकिन इनके आने से कॉमन लोगों तक भी बुकें पहुंच गई। इसका मतलब तो ये एजुकेशन, सिंपल सी बात है, जब लोग वहाँ पे आ गए और जब वो आए तो उनको पता चला कि फिर वो अपने साथ में अपने जो राइटिंग का जो भी था उनका पुराना, उस सबको लेके आए। ठीक है, लोगों ने उसको पढ़ा और सिविलाइजेशन थोड़ी चेंज हुई, और वहाँ पर फिर जो बताया अभी अनुराग ने, लिखने का जो था वहाँ पे फिर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का भी जो इन्वेंशन हुआ, लोगों ने फिर वो छप, तो ईजी भी हो गया छपना। और पहले तो राजा महाराजा खुद के लिए लिखवाते थे, जैसे कि आपको पता होगा जो लोग थोड़े बहुत कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा जैसे किसने लिखा, या बाबरनामा, ये सब अपने राजा महाराजा अपने चेले चपाटों से लिखवाते थे, कोई और तो नहीं लिखेगा, वो लिखते रहते थे। तो फिर जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ गई तो एक आम लोगों को भी लगा कि हम भी लिख सकते हैं, और चीज़ें फिर थोड़ा सा चेंज हुई। और अनुराग क्या ऐड करोगे बताओ, अनुराग और ऐड करना चाहो कुछ सिंपल तरीके भाषा में। अनुराग सो गए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये जो चेंजिंग थी, जो ये जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से पुनः जागरण बोलते हैं ना हिंदी में, रीबर्थ, तो वहाँ से ही फिर ये चीज़ें फैली। क्योंकि इटली भाई, क्योंकि समुंदर था, इटली का सामान बिजनेस था, बहुत सारे बाहर जगह इटली बिजनेस भी करता था, इटली के वहाँ बिजनेस भी होता था, तो फिर ये चीज़ें बाहर की तरफ गई, तो सब लोगों को लगा यार ये चीज़ें तो बेहतर हैं, तो ये चीज़ें फिर फैली। क्या होता है कि खाली आप ये कह लो कि पोइट्री में चीज़ें फैलती हैं, ऐसा नहीं होता। पूरा जो आपका जो पूरा का पूरा, गेर का कुछ कह रही हो, गेर का बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ कि ट्रायम्फ ऑफ लाइफ का एक समरी दे देंगे आप, क्योंकि हाँ वो वो आ जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है हाँ, सर। ट्रम्प ऑफ लाइफ मैं पहले बताता हूँ, तुमने अच्छा क्वेश्चन किया। ट्रम्प ऑफ लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोएम। ये आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, सीधा सीधा, ये बहुत टफ पोएम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रम्प उन्होंने। ऑफ लाइफ सीधी है ही नहीं, अगर मैं भी समरी दूंगा तो वो भी समझ में नहीं आएगी, तो इट्स बेटर के उसको पढ़ो। हाँ अनुराग कुछ बोल रहे हो, तो ये सीधी, हाँ बोलो अनुराग बोलो। इस एज में ये सब चीजें हुई थी सब मेन, क्योंकि सर, और सबसे ज्यादा जो पेंशन स्कीम आई थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन सी स्कीम? सर पेंशन तो कोई पेंशन स्कीम का देखो, ये थोड़ा टिपिकल है, उसको ना भी याद करे तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना कि इतनी चीज़ें उस समय होती हैं, हर राइटर अलग अलग तरीके से लिखता है, हम तक क्या पहुँचता है और हमसे क्या याद रखते हैं वो अलग बात है। तो रहने से का जो राइटिंग वाला होगा मैं एक नोट्स दे दूंगा, बाकी जनरल चीज़ें यही है, इतना टफ नहीं है। रहने से तो ईजी है, समझ में आ गया होगा मोटे मोटे तौर पर। मैं पूछूंगा पहले, मैं गैरी को बता दूँ, गैरी का तो फिर टफ है वो, अगर आप स्किप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ ट्रम्प ऑफ लाइफ। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर उसमें आप लिख दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, वो ये चीज़ें मैं दूंगा आपको, फिर तो कुछ रास्ता ही नहीं बचा, फिर तो वो लिखना ही लिखना है। चार आएंगे आरटीसी, भाई आपको 2 करनी है, और 2 में से सिर्फ आपको 1 आती है, फिर उसके बाद ट्रम्प ऑफ लाइफ का कुछ आता है, तो फिर ट्रम्प ऑफ लाइफ को फिर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा सर। अच्छा, अभी रहना साहब किसने पूछा था? नहीं लवली जी आपने पूछा था? जी सर। कुछ समझ में आया? हाँ जी सर। तो रहने से इतना कोई पढ़ा नहीं है, जैसे हिंदी में देखे पुनः जागरण होता है, मतलब एक बदलाव होता है, जी जी बस। पढ़ने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, राजा जी, महाराजाओं के बहुत बारे में टर्निंग पॉइंट आए थे जिसकी वजह से नई चीजें ऐड हुई थी। ऐड हुई। भाई राजा महाराजा, उससे पहले राजा महाराजा जो कह रहे हैं ठीक है, लोगों को लग रहा है जैसे लाइफ चल रही उसके बाद बहुत सारा कुछ बदला। फिर यहाँ से चलते चलते आज
वो चलते चलते अगर आज मैं आज की डेट में बोलूँगा वो सब चीज़ चलते 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 आज जो ये युद्ध हैं, ये युद्ध वगैरह भी तो उसके पार्ट हैं बाद में होते होते होते, जैसे कि क्रांति हुई हैं, ठीक है, होते होते फिर क्रांति के बाद फिर लोगों ने क्या किया, अपने देश से फिर दूसरे देश में पहुंच गए, इसकी ज़मीन हड़पेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो इंग्लैंड ने भी किया। और आज जो क्या नाम है इसका, जो अब यूक्रेन का और जो रूस का युद्ध है वो किस लिए हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, तो इस कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव होता है। एनीवे मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो ब्लॉक 2 रेनेसांस पोइट्स, मतलब रेनेसा के पोइट हैं एडमंड स्पेंसर, ठीक है। अब जो इसका जो इन्होंने जो लिखा है इसमें एपिथेलमन, प्रोथेलमन, ठीक है, और सोनेट्स लिखे हैं। बहुत टफ नहीं है एपिथेलमन प्रोथेलमन, सुनने में लगता है ये बहुत टफ होंगे, पता नहीं क्या होगा, मैं एक सेकंड में सर समझा। सोनेट करना जरूरी है या एपिथेलियम या प्रोथेलियम से ही काम चल सोनेट तो जाएगा हमारा? आसान है, सोनेट तो बहुत आसान है, 3 सोनेट है कुल, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मतलब कुल मिला के उसके अंदर मतलब एक सिंपल है, एक तो हिरन के ऊपर है, शिकार है, एक सिंपल है कि वो घिर गया है वो मतलब बादलों में, एक सिंपल एक फीमेल को मतलब एक तरीके से जो एप्पल है उससे जुड़ा हुआ है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है वो, है ना, वो बहुत टफ नहीं है, इसमें जो आए हुए हैं वो उसमें रिपीट होगा, नहीं तो बहुत टफ नहीं है, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ, या लर्न सिस्टर्स, इसका क्लू है लर्न सिस्टर, ठीक है, ये उनको आह्वान कर रहा है आओ, और एपिथेलमन और प्रोथेलमन का अंदर, अब जो प्रोथेलमन है एक तरीके की सगाई है ना, उसके अंदर जो प्रो है उसके अंदर क्या है कि 2 लड़कियां उनकी शादी की बात हो रही है, सगाई टाइप से हो रही है, एपिथेलमन मतलब शादी की बात हो रही है। इसमें जो स्पेंसर है वो अपनी वाइफ है जो एलिजाबेथन बॉयल, उसके बारे में बता रहे हैं, अब प्रोथेलमन के अंदर अपनी एक दो लड़कियां उनकी शादी के बारे में बता रहे हैं। बस कोई बोले इसकी पूरी मुझे पोएम की कहानी बताओ, समरी बताओ, कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है, बाकी चीज़ें इसके अंदर सिंपल आती हैं, कोई टफ नहीं होता। और मैंने क्या बताया, हमारे पास 6 महीने हैं और हमें पढ़ना है, तो तब तो आप पूरी समरी भी करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, बिकॉज 6 महीने करना ही क्या है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, आइडिया लगा लेंगे, हाँ भी एपिथेलमन प्रोथेलमिन और एपिथेलमन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी शादी है कौन सी सगाई है। सुनिए, प्रो मतलब प्री होता है ना, प्री वेडिंग, वेडिंग से पहले का प्री वेडिंग शूट, इस तरह से प्री से प्रो कर लो, प्रोथेलमन मतलब पहले का, ठीक है। अगर ये पहले का तो प्रो है तो फिर एपिथेलमन शादी वाला, सिंपल सा है। तो ये लर्न सिस्टर, ये है इसके अंदर, लर्न सिस्टर सिंपल है सबसे, इसके अलावा कोई अच्छा क्लू है ही नहीं इसके अंदर, वो उनको आह्वान करता है, ठीक है। अब वो लर्न सिस्टर कौन से होते हैं इसके अंदर पूरी डिटेलिंग दी गई है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए, आ जाओ देवियाँ सजा दो, मेरी राइटिंग में इतना अच्छा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, मैं इतना अच्छा लिखूँ, मैं इतना अच्छा वो कर दूँ कि बस लोग खुश हो जाएँ, ये सारी की सारी कहानी इसके अंदर इन्होंने लिखी है। रेफरेंस एपिथेलमन रिटन एडमंड स्पेंसर, ठीक है। किसी को और थोड़ा सा मानना है, रिटन बाय द रेनेसांस पोएट एडमंड स्पेंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैंने बता दिया, मैंने सिंपल लिखा एडमंड स्पेंसर, आप चाहो तो रेनेसा पोएट एडमंड स्पेंसर लिख सकते हो, या कोई 1-2 लाइन और बढ़िया लिख सकते हो, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे जाकर वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट रेनेसा पोएट हु लिव्ड इन सेंचुरी, हमने इस तरह से लिखा है, आप उसको सिंपल लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, सिंपल। चार्ल्स लैम्ब ने इसको पोइट्स ऑफ पोइट का, ये चीज़ें यहाँ भी काम आती हैं, ठीक है, इनकी डेथ और उनकी जन्म, और ये इनका जो वर्क है वो, और ये हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी काम आती है। कॉन्टेक्स्ट आएगा भाई मैरिज की, एपिथेलमन ये मैरिज ओड, ये एक ओड है, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाना, सर ओड क्या है, अगर आपको लगता है ओड के बारे में आपको नहीं पता तो आप सर्च भी कर सकते हो, सिंपल है। लेकिन फिलहाल आपको क्योंकि लिखना है तो आप मैरिज ओड कर सकते हो, मैरिज पोएम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ओड लिख लिया ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, मैरिज पोएम लिख दो, ठीक है। रिटन इन हिज ब्राइड एलिजाबेथ, सब कुछ दिया हुआ है वैसे इसके अंदर, आपको कोई भी दिक्कत आएगी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो इतनी वैराइटीज़ होती हैं मैंने सारी उसके अंदर लिखी हुई, लिटरेरी जो लिटरेरी जो भी टर्म्स होते हैं उसके अंदर दिया हुआ है, फिर भी कोई रहता है तो आप पूछ सकते हैं, 1 लाइन का व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, को समझ में ना आए। एक्सप्लेनेशन है, क्रिटिकल कमेंट्स है कि भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह से उस तरीके से। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है नहीं क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने तो इतना ऐड कर रखा है, कुछ छोड़ी ही नहीं है, जो भी चीज़ आपको याद रहेगी वो आप उसको याद कर लीजिए, चाहे वो लाइन्स याद रखनी है, चाहे वो स्टैंजास याद रख लें, चाहे उसका जो नेचर है या कुछ और चीज़ें भी हैं, जो भी आपको इसमें याद रखी जाएगी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मज़े की बात, अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक ही क्रिटिकल कमेंट्स याद कर लिया तो सभी के अंदर आप एक ही यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन भी इसमें सिंपल आप देख सकते हैं, सिंपल है, ओवरऑल बहुत आसानी तरीके से सिंपल लिखा हुआ है। उसके बाद एपिथेलमन का एडमंड स्पेंसर का फिर अगला है, ओ माई डियर लव वाई डी यू स्लीप दस लॉन्ग, मतलब ओ मेरे दोस्त डियर तो अब तक क्यों सो रहे हो, सिंपल सा है, क्लू है, अब तक क्यों सो रहे हो, समझ में हल्का हल्का समझ में भी आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में लाइन है, हेकन द बर्ड्स लव लर्न सॉन्ग,
तो जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स लर्न सॉन्ग है, बस जो चिड़िया हैं वो भी एक गाना एक तरीके से गा रही हैं, ठीक है। उनको इस तरह से हेवन आप हाकिंग बोल सकते हो, डाउली ली मॉन्ग, ये सब नहीं बस सिंपल ये अवेक यूज़ कर सकते हो, जागने को जो यूज़ कर सकते हो, और लव स्लीप क्यों सो रही हो आप देर रात तक। तो इसके अंदर पूरे ओवरऑल के अंदर सिर्फ एडवर्ड स्पेंसर ही बोलते हैं अपने उसको, एलिजाबेथन जो ब्राइड है उसको, भाई ब्राइड है आफ्टर मैरिज वेडिंग, वो मतलब मैरिज वेडिंग कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट नाइट होती है उसके बाद वो सो रही है लेट तक, तो वो बस बोल रहा है कि आप क्यों सो रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में चीज़ें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है और कंक्लूज़न है, थोड़ा सा दे दिया कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है। चाहो तो एक कंक्लूज़न अपने हिसाब से एक मास्टर कंक्लूज़न भी बना सकते हो, ठीक है, कि ओवरऑल द एपिथेलियन पोएम इज दिस दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें कोई भी यूज़ कर लो, बहुत टफ नहीं है। इसके अंदर वो बोल रहा है कि आओ सिखाओ, गाना वाना सिखाओ, मेरे गाने में राइटिंग को अच्छा कर दो, आओ जी म्यूसिक देवियों आ जाओ। और इसके अंदर ये कह रहा है कि थोड़ा सा उठ जाओ, सो जाओ, थोड़ा देखो सब सोबा हो गई है ना। तो इस तरह से इसके अंदर हमने कंक्लूजन लिख दिया, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, उसको चाहो दोनों को मिला के भी आप कुछ बना सकते हो, टफ नहीं। अगेंस्ट द ब्राइडल डे, ठीक है, ब्राइडल का BRYD है, ये क्लू है अपना, ठीक है। विच इज़ नॉट लॉन्ग स्वीट थैमस रन सॉफ्ट टिल आई एंड माई। अब यहाँ जो क्लू है इसमें ब्राइडल डे है, शादी का दिन है, आपको लगेगा कि शादी का दिन का मतलब एपिथेलियन, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही अगला आएगा स्वीट थैमस। ये थैमस नदी के बारे में बोला गया कि धीरे धीरे चलो, रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक मैं अपना सॉन्ग पूरा ना कर लूँ, ठीक है। तो ये प्रोथेलियन का है कि वो नदी के किनारे नदी से बोलता है, एडमंड स्पेंसर नदी के सहारे चलते हैं और वहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो फिर वो सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वेडिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है, मैरिज जो वेडिंग जो होने वाली है दो लड़कियों की, ठीक है, इसमें बता रखा है। तो इसमें सारा एक्सप्लेन कर रहा हुआ है कि ये आखिर लाइन में क्या कहा है क्या नहीं कहा है, इसमें पूरी डिटेलिंग के साथ दिया हुआ है पूरी चीज़ें। बहुत टफ नहीं है, लगता है टफ है, बहुत सिंपल है। और प्रोथेलियन की इसमें क्रिटिकल कमेंट्स भी हैं, तो सिंपल तरीके से कंक्लूजन भी है, बहुत सिंपल राइटिंग में लिखा हुआ, कहीं लाइन ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट आप अपने हिसाब से इनको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है। भाई आपको लग रहा नहीं ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरे बस की नहीं है, छोड़ दो, दूसरी लाइन यूज़ कर लो। हमने बहुत ज़्यादा लाइनें यूज़ की हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, सिंपल यूज़ करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सर जब आपको पता था भाई कि भैया कि सिंपल यूज़ करनी है तो आपने टफ भी क्यों यूज़ करी। देखिए मुझे नहीं पता, आप में सोचता कोई ब्रिलियंट हो वो 80+ कूदा दे नंबर्स को, मैं तो नहीं जानता ना, तो मैं तो चाहूँगा ना मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके 90+ नंबर आए, मैं क्यों रिस्क लूँगा थोड़ा बहुत भी। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो कह रहे हो भाई पास ही हो जाए बड़ी बात है, तो भाई उनके लिए भी मेरे पास दोनों ऑप्शन है। भाई पास वाले तो भाई लिमिटेड चीज़ें लिखो, जो अच्छा कर सकता है वो अच्छा लिखो, जो अभी जुड़े हैं हो सकता है 2-3 दिन बाद भी लोग जुड़ेंगे तो वो कैसे सारी चीज़ें याद कर लेंगे। तो मैं कैसे नोट्स बिल्कुल शॉर्ट बना दूंगा, मैं भी नहीं बना सकता, तो आप अपने ऊपर खुद बना लीजिएगा, खुद ही लाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये लिखनी है ये नहीं लिखनी है, यू आर फ्री। सारी चीज़ लाइनें सारी अच्छी हैं, एक से एक अच्छी लाइन है, ठीक है। उसके बाद ऑर्फियस एक जो है ब्राइड, ठीक है, ब्राइड है, ओन ब्राइड इको रिंग, ऑर्फियस ब्राइड इको रिंग, ऑर्फियस ब्राइड इको रिंग, ऑर्फियस ब्राइड इको रिंग, ये एपिथेलियन की है, प्रोथेलियन की नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर गड़बड़ ना हो। तो इसको होना तो ये चाहिए था, मेरे से शायद ये गलती हो गई कि मैंने इसको उसके साथ लिखना था, ये गलती से ये रह गया, ठीक है, लिखना तो उसके साथ था। एक सेकंड बस मुझे दे दीजिए, एक सेकंड, ये जाना तो इसके साथ में था पर गलती से मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मैंने एक साथ ही लिख रखे हैं सबके भाई, ताकि वो मिक्स ना हो। तो हम बात कर रहे थे इको रिंग ऑर्फियस ब्राइड, ठीक है। जनरली ब्राइड का मतलब आप जब ब्राइड आएगा तो आप समझोगे दुल्हन, एपिथेलियन एपिथेलियन एपिथेलियन, सिर्फ और सिर्फ जब नदी आएगी थेम्स नदी, वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद लव ऑफ लीडा, लीडा वॉज द वाइट एज ही, ये स्वर्ग की देवी है, उनका जो वो वाइट है एकदम, है ना, बिल्कुल वाइट है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी गई हैं, ठीक है, डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। नॉर जू हिमसेल्फ व्हेन ही स्वैम वुड बी फॉर लव फॉर लेडा वाइट डिड अपियर, येट लेडा वॉज एज वाइट एज ही, येट नॉट एज सो वाइट एज दीज। वाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जो एक तरीके से हंस है, एक तरीके हंस भी वाइट होता है, और इन्होंने बताया भी है किसके बारे में कहा गया है कि भाई हम किसको कह रहे हैं, ठीक है, स्वान है, ठीक है ना, उनके पास एक स्वान है, जो एक लेडा है उनके पास एक स्वान है, वो जो हंस है वो बहुत वाइट है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्टेक्स्ट में उस तरीके से इन्होंने उसको यूज़ किया है। जो आप इसको लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है।
क्लू क्या है इसका? लीडा 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 वाइट, ठीक है, वो उसको लिख रहे हैं उसके रेफरेंस में। उसके बाद जो अब है वो लास्ट में एमोरिटिस ऑनर्ट्स है 77 जो 77 है उसको आप लोगों ने लिखना है 50, L 50 होता है, X मतलब 20 और 7 77 77, ठीक है। इसमें ये सिंपल है, जो भी पूछ भी रहते सब करना जरूरी है, सिंपल है जो आया हुआ है। वॉज इट अ ड्रीम, क्या ये सपना है? और डिड आई सी इट प्लेन, क्या ये मेरा सिंपल प्लेन ही है? ए गुडली टेबल ऑफ प्योरली आइवरी, एक टेबल है जो कि मतलब हाथी के दांत टाइप की बनी हुई है और उसमें चारों तरफ खाना वाना रखा हुआ है, और जैसे बराबर में जैसे प्रिंस का खाना होता है इस तरह से खाना रखा हुआ है। तो इसमें कि इमेजिन करा एडमंड स्पेंसर ने एमोरिटिस सोनेट्स के अंदर, तो उसने इसी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ज़्यादा कुछ सिंपल है, इसमें जो लाइन्स हैं आप जो भी याद कर पाओगे आप इसको याद कर लोगे, बहुत टफ नहीं बनने वाली कि हाँ ये टफ है। अर्चना जी बोलिए। तो ये अमेरिटी जब सोनेट 77 लिखेंगे उसमें 77 नहीं लिख के ये वाला लिखना है क्या? मैं तो हाँ। 77 नोट्स में लिख रही थी। नहीं इसको ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, ओके ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा रोमन है ना, लेकिन ब्रैकेट में 77 लिख देना, हार्ड एंड फास्ट नहीं, भूल गए तो भी लिख देना, भी क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ठीक है सर। इससे इंप्रेशन जमेगा, ब्रैकेट में 77 लिख देना। कहीं मुझे लग रहा है इन्होंने भी 77 लिखा है, मैं श्योर, मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया मेरे, और कहीं 77 ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने प्रॉपर एक चीज़ यूज़ की है कि इसको प्रॉपर आप भूलने की तो कोई बात नहीं है। L50 होता है 10/10 ये, मैंने 77 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या है। लेकिन अगर बात है राइटिंग की, नोट्स की, तो उसमें तो प्रॉपर देना पड़ता है ना, कि जो भी साथी घुसता लिखने वाला हो और मैं 77 लिख दूँ और वहाँ पर वो लिख सकते हैं, वो कहेगा ना सर मैं तो लिख देता भैया, मैं तो आपने क्यों नहीं दिया, तो मुझे तो सबका देखना पड़ेगा ना। अच्छा तो अगला, इसमें कंक्लूजन में आपने लिखा हुआ ओवरऑल सोनेट 77 सेलिब्रेट्स द ब्यूटी। मैंने कहा ना कि ओवरऑल मैं बताता रहा हूँ यहाँ पर, तो क्योंकि आपको चमकाना उनको, देखो जी हम प्रॉपर ले रहे हैं, और फिर ब्रैकेट में भी हमने लिखा है, फिर यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, मैं कब मना कहाँ कर रहा हूँ। मैंने कहा ना शुरू में आप हल्का सा बता दो कि हमें आता है, लेकिन 77 ही यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो कोई इशू नहीं है। आप 77 लिखोगे तब भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, अगर टीचर को ये बता पाएँ कि हम बेटर हैं तो औरों से थोड़ा सा, हमें 1 नंबर और फालतू दे दो या आधा नंबर ही दे दो, तो क्या दिक्कत क्या है ना। फिर वही रिपीट आता है कि अगर नहीं भी लिख रहे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर अगर आधा नंबर भी हमारा बढ़ जाता है या उससे हमारी जो इंप्रेशन है वो बेटर जा रहा है, तो हमें यूज़ करना चाहिए। आपको टफ लिख रहा है तो, या किसी को भी टफ लगेगा तो छोड़ सकता, कोई इशू नहीं है। तो इसमें ये है, ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ तक पूछ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहो तो छोड़ दूं, कल करा दूं, या फिर बताओ लॉन्ग क्वेश्चन कर लूं, अभी करा दूं? सर लॉन्ग क्वेश्चन कर ले लीजिए प्लीज। और बताइए, अनुराग बोलिए, अनुराग बोलिए। सर पूछिए किसी का मैक 09 तो नहीं है इसमें यहाँ पर? हाँ किसी का मैक 09 किस का है? जिनको गेरिका का अकेला है, बाकी और कौन है? अनुराग गेरिका दोनों ही फंसे हुए हैं अकेले बेचारे, और कोई भी नहीं है। सर MEG2 का क्लासेस कब से शुरू होगा? ये भी हो जाएगा 25 के आसपास से कर दूंगा ना सर। वो टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, टफ नहीं है, ये कर लिया तो वो तो आसान लगेगा बिल्कुल। सर लास्ट के कुछ टॉपिक हैं वो एक बार जरूर रिलीज करवा दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही समझा दीजिए चाहे। लास्ट के कौन से टॉपिक? लास्ट ब्लॉक? जी सर, लास्ट ब्लॉक जो है। हाँ मैं वही बोलने वाला हूँ, तो जो कल जो रिवीजन होगा वो लास्ट के 2 ब्लॉक होंगे, उनका रिवीजन है, लास्ट के 2 ब्लॉक मैंने नोट्स दिए हुए हैं पहले से ही, जी सर, ठीक है, थैंक तो उसमें हम डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे भी। और बस भगवान से दुआ करो सब कुछ ठीक हो, मैं मॉर्निंग में क्लास भी लेने वाला हूँ, बस आप लोग रेडी हो जाना, ठीक है। जी सर। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ी से, प्लीज़ पढ़ते रहना, करवा दीजिए। हाँ पढ़ते रहना, मैं रिवीजन करा दूंगा, मुझ पर प्रेशर नहीं है, पढ़ते रहना, पढ़ने से और उसके बाद रिवीजन जब होगा ना आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा चीज़ें। आप में से ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई नो। पहले अर्चना बोलिए, अर्चना कुकर जी। हाँ जी सर, जब आप मॉर्निंग क्लास कहते हैं तो उसका टाइमिंग क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? मैं 9 बजे से करूंगा, 8 बजे से भी कर लूंगा, 7 जैसा आप बोलोगे वैसे। मुझे मॉर्निंग में मेरा स्कूल नहीं होता। सर स्कूल होता है। तो कहो सुबह सर मॉर्निंग में 9 AM मत कीजिएगा सर। 7 बजे कर लें, सुबह आप बोलो, नहीं तो रात को फिर 2 घंटे करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर रात में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकियों से पूछ लीजिए, बट मॉर्निंग में ये कि स्कूल होता है, मैं तो सुबह पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो ठीक है, जैसे आज अभी जैसे आपने शुरू करा, हमने 1 घंटे 9 मिनट की क्लास ले चुके हैं, तो हम कल लेंगे 1.5 घंटे की, ठीक है, हम बढ़ाएंगे टाइम को, हम 2-2 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है ना।
सर 8 to 10 ठीक है सर। सर। जी हाँ 8 to 10 ले लेंगे हम, कल से 8 to ले लेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपसे क्या छुपा है, मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत बच्चे परेशान हैं। और परेशान क्या है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं उनको अब सब कुछ तो आपको पता है, वो कुछ भी करना भी नहीं चाहते और उनको पढ़ाना भी है, तो थोड़ा सा मैं चलो मैं जितना करा सकता हूँ करा दूँ, हिंट तो दे दूंगा। तो मैं सोच रहा था कि 8 बजे से क्लास लूँगा उनकी, बट कोई नहीं, मैं 7:30 से ले लूँगा उनकी, 8:30 से कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप 8:30 के आसपास तक खाना खा लीजिए, 9 बजे क्लास कर लेंगे, जल्दी भी कर लेंगे। 9 से ये होता है कि हम खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं, खाना बना के, क्योंकि बहुत सी जो फीमेल्स हैं हमारे साथ जो हैं, गर्ल्स हैं, वो खाना भी बनाती हैं, घर की जिम्मेदारी है उन पर, तो 9 बजे तक वो फ्री हो जाती हैं, खाना वाना बना के, खाना खा के भी पता लगा बेचारी 11 बजे खाना खा रही है, वो भी ठीक नहीं है ना। तो 9 से कर ओके लेंगे, सर। ठीक है, और बीच बीच में भी करेंगे, डोंट वरी। और मैं अगर कुछ भी होगा मैं रिकॉर्डेड भी क्लास दूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं भागने वालों में से हूँ नहीं, मजबूर हूँ मैं, मुझे पता है मेरी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। मेरे को, आपको पता ही, जो लोग पुराने हैं उन्होंने पता है कि जो लोग साथ देने वाले थे वो तो दे नहीं रहे अब, तो मुझे सारा कुछ करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और मैं ऐसे नहीं को उठा के ऐसे ही नोट्स देता हूँ, मैं प्रॉपर उसको प्रेजेंटेटिव करता हूँ, प्रॉपर टैब लगाता हूँ, बोल्ड का करना, ये करना, वो करना, वाइट में भी दे रहा हूँ। तो आप पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें पूरी टाइम पे मिल जाएंगी। आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम आपको 2 दिन के अंदर सारा मैटर मोटा मोटा आपको मिल जाएगा, फिर कुछ रहता है फिर हम वो एक्स्ट्रा देंगे, बाकी रिवीजन चलता रहेगा। और 25 के बाद हमारी क्लास जो शुरू होंगी, हमारी जो साइड में चलते रहेंगे MEG1, और उसके बाद फिर MEG2 शुरू कर देंगे, और उसके बीच में फिर MEG3 और 4 आपका, सो कह रहा हूँ 3, 4, 5 हम ये शुरू कर देंगे। और फिर बीच बीच में 2 घंटे 1 घंटे हम लेना चलेंगे, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोगों को कम लगेगा, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है वो देख लेगा, ठीक है। तो ओके सर।